नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी 13 नंबर की पोयम कि जिस पोयम का नाम है हिरवगार झाडासारखं। देखो बच्चों, ये जो पोयम है इसके पोएट है जॉर्ज लोपिस, है ना। आपको ये नाम कुछ अलग दिखाई देता होगा क्योंकि ये नाम मराठी तो नहीं लगता और ना ही हिंदी, है ना। यानी ये नाम आपको इंडियन लग नहीं रहा होगा। तो देखो, अपना जो गोवा स्टेट है वहां पर बहुत सारे पोर्तुगीज लोग हैं। तो वो जो पोर्तुगीज लोग हैं वो करीब 400 साल पहले हमारे देश में आए हैं। तो इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह से आज के दौर में मराठी समझ में आती है ना। तो ये हो सकता है कि पोर्तुगीज ही होंगे क्योंकि उनका नाम कुछ उसी तरह का है। तो पोएट का नाम है जॉर्ज लोपिस, है ना। तब इनके बारे में जानकारी लेते हैं, पोएट के बारे में। तो क्या कहा गया है, देखो, अत्यंत संवेदनशील कवि, है ना। अत्यंत संवेदनशील कवि यानी बहुत ही सेंसिटिव पोएट होते हैं, है ना। यानी हर पोएट सेंसिटिव होता है, इसीलिए तो वो पोएट होता है, क्योंकि पोएट होने के लिए आपको सेंसिटिव होना जरूरी है। उस सेंसिटिविटी के बगैर आप दूसरों की भावनाओं को जान ही नहीं सकते। अब यहाँ पर तो एक पेड़ की भावनाओं को उन्होंने जाना है ना। ये तो तभी मुमकिन है जब आप सेंसिटिव होगे, है ना। इसलिए कहा गया है अत्यंत संवेदनशील कवी। सत्य कथा या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झालेल्या आहेत। देखो, सत्य कथा नाम का एक मैगजीन था। उस मैगजीन में इनकी बहुत सारी पोएम जो है वो मतलब उसमें छपकर आई है। अब इनके कुछ कविता संग्रह, उसका नाम देखो, रक्तात भिनलेल्या कविता। देखो क्या नाम है, रक्तात भिनलेल्या कविता आणि पूर्ण झाले आहे हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। देखो, अब इस पोएम में क्या बताया गया है, झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातूनही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन या कवितेत केलेले आहे। देखो, मतलब पेड़ में कौन कौन से गुण होते हैं ना, उसमें टॉलरेंस होता है, उसमें दातृत्व यानी कुछ देने की वृत्ति होती है, सहकार्य वृत्ति यानी कोऑपरेट करता है वो, है ना। कठिन प्रसंगात ही पाय रोवून धरण्याची वृत्ति यानी हालात चाहे कैसे भी हो, उन हालातों में वो डगमगा नहीं जाता, वो वैसा ही खड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे गुण हमें पेड़ में दिखाई देते हैं। आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्या अंगी बाणावेत। देखो, अगर आपको समझो सुखी और हैप्पीली अगर जिंदगी जीनी है तो इन सब गुणों का आप में होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखो, झाडासारखे हिरवेगार, ताजे, प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कवितेत दिला है। देखो, मतलब जिंदगी कैसी जियो तो एवरग्रीन, है ना। जैसा पेड़ एवरग्रीन रहता है उसी तरह अपनी जिंदगी भी एवरग्रीन होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमें पोएट ने कहा है। देखो, यहाँ पर कुछ और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पोएम की टाइप है ये कुछ अलग टाइप की पोएम है। यानी आपको लगेगा अरे ये कैसी पोएम है, ये तो चैप्टर ही दिखाई दे रहा है छोटा सा, है ना। तो क्या है पता है क्या कि रिवोल्यूशन जो है ये हमेशा ही होता आ रहा है, वो चाहे हमारी संस्कृति में हो, वो चाहे लिटरेचर में हो, है ना। या हर क्षेत्र में रिवोल्यूशन होता आ रहा है। वैसा ही लिटरेचर की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पुराने जमाने में अपने भारत में जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, ये जो पुरानी मतलब जो भी किताबें थी, तो ये पूरी की पूरी किताबें एक संगीत के फॉर्म में थी। यानी आप अगर पूरा वेद अगर देखोगे तो वो श्लोक की तरह है ना। श्लोक यानी अपने जो पोएम्स के ये रहते हैं, क्या रहते हैं, टांझा। मतलब पूरे के पूरे वेद उसी फॉर्म में है, यानी कविता के फॉर्म में, है ना। उसको लिटरेचर की भाषा में बोलते हैं पद्य, है ना। पद्य यानी चरण, चरण यानी टांझा, है ना। लेकिन जैसे जैसे लिटरेचर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें का जो वो जो संगीतमय था, उसमें की जो संगीतमय था थी, उसमें का जो रिदम था, उसमें का जो राइम्स था वो चला गया। और आज के दौर में ये जो पोएम है उसका जो मतलब उसकी जो जर्नी रही है वो पद्य से गद्य की ओर रही है।
यानी पुराने जमाने में जितना भी लिटरेचर था वो पद्यमय था, यानी वो चरणबद्ध था। एक तरह से कह सकते हो कि पुराना लिटरेचर संगीतमय था, लेकिन आज का लिटरेचर संगीतमय नहीं रहा। चाहे उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, इंसानों का भागदौड़ का जीना हो सकता है, आज के इंसान में उतना गहराई में सोचने की मतलब कैपेसिटी नहीं, ऐसा भी आप कह सकते हो, है ना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज की हमारी ये जो पोएम है, ये कुछ आपको गद्यमय तरीके से दिखेगी, गद्य यानी चैप्टर की तरह। तो चलो, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे हर क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भला अपना पोएम का क्षेत्र उससे अछूता कैसे रह सकता है। तो इसीलिए ये जो पोएम है ये थोड़ी चैप्टर की तरह, तो इसको मराठी में बोलते हैं मुक्त छंद, है ना। ये पोएम का अगला चरण है मुक्त छंद, यानी नए दौर की कविता है ये, है ना। मुक्त छंद यानी देखो कैसी होती है कविता। मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, बाद में हम इसको समझ कर लेंगे। ओके, चलो फिर क्या बताया गया है देखो। झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषी सारखं मौनव्रत धारण करून तपश्चर्या करत। झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषी सारखं मौनव्रत धारण करून तपश्चर्या करत। पक्षी झाडाचे कुणीच नसतात तरी झाड त्यांचं असतं। पक्षी झाडाचे कुणीच नसतात तरी झाड त्यांचं असतं। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। झाडांच्या पानांवरून वहीच्या पानांवर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब। देखो, झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब। आगे देखो, झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर, झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग। रक्त होते क्षणभर हिरवेगार। आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं। पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं, नव्या नवरीसारखं। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ। पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणं दडलेलं असतं। पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणं दडलेलं असते। हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं। मुळावं मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत। जगावं कसं तर हिरव्यागार झाडासारखं। रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं। देखो, अब हमने पूरी पोएम पढ़ ली है, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। देखो, मतलब पोएट यहाँ पर हमें क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जिंदगी जीनी है ना तो उस पेड़ की तरह जियो। किस पेड़ की तरह और पेड़ कैसा होता है ये इस पोएम में हमको बताया गया है। देखो, पोएट क्या कहता है हमें। देखो, झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषि सारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत। मतलब यहाँ पे पेड़ का कंपैरिजन एक ऋषि से किया गया है। यानी पेड़ कैसा होता है, यानी किसी तपस्वी ऋषि की तरह पेड़ होता है, और ऋषि जैसे मौन व्रत धारण करके चुपचाप तपश्चर्या में लीन होते हैं, कुछ उसी तरह पेड़ भी होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, पक्षी झाडाचे कुणीच नसतात तरी झाड त्यांचं असतं। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि वैसे अगर देखा जाए तो पंछियों का और पेड़ का कुछ भी रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी पेड़ उनका होता है। क्यों उनका होता है? क्योंकि वो उनको आसरा देता है, वो उनको अपने में समा लेता है ना। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। देखो, यानी कितना टॉलरेंस रहता है पेड़ में, है ना। अगर आप उसको तोड़ने भी जाओगे तो आपको नहीं बोलेगा कि अरे बाबा मुझे मत तोड़ो, है ना।
वो चुपचाप सह लेता है। उसकी वो जो सहनशीलता है, चाहे वो दुनिया की किसी भी मतलब जिंदा चीज में उतनी सहनशीलता नहीं होगी जितनी पेड़ में होती है ना। अगर आप किसी को भी मारने जाओगे, किसी भी एनिमल्स को, वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन पेड़ एक ऐसी चीज है कि बेचारा आप उसको तोड़ने भी जाओगे तो वो आपका विरोध नहीं करता, वो चुपचाप आपके घाव सहन कर लेता है ना। आगे देखो, झाडाच्या पानांवरून वहीच्या पानांवर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब। देखो, मतलब यहाँ पर एक अनोखा कॉम्बिनेशन किया गया है पोएट ने। यहाँ पर क्या कहता है कि झाडाच्या पानांवरून वहीच्या पानांवर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब, यानी पान है ना, दो पान, एक पान जो पेड़ का रहता है और एक पान जो आपकी नोटबुक का रहता है ना। तो राइटर कहता है कि उस पेड़ के पत्ते से नोटबुक के पत्ते पर कब वो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स रहते हैं ना पानी के, वो कब आते पता ही नहीं चलता, इतनी आसानी से वो ट्रांसफर करता है खुद को, है ना। आपको पता होगा कि आपकी जो नोटबुक है वो भी इस पेड़ से ही आती है ना। मतलब इमेजिन करो, पेड़ आपको क्या क्या देता है ना। पेड़ आपको छांव देता है, वो आपको मतलब ऑक्सीजन देता है, वो आपको फल देता है, वो आपको फूल देता है। इतना भी नहीं, जिस नोटबुक पर, जिस बुक पर आप पढ़ रहे हो, जिस नोटबुक पर आप लिख रहे हो, वो नोटबुक, वो किताब, वो भी इसी पेड़ से बनती है। यानी देखो, पेड़ हमारे कितने काम आता है ना। इसीलिए राइटर ने कहा है कि झाडाच्या पानांवरून वहीच्या पानांवर अलगद उतरतात दवाचे थेंब, है ना। यानी इसका उस पेड़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पेड़ से लेकर नोटबुक तक, किताब तक, वो कब होता है वो पता भी नहीं चलता। इतनी आसानी से पेड़ खुद को ट्रांसफर कर लेता है। आगे देखो, झाडाकडे टक लावून पाहिले तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग। देखो, राइटर क्या कहता है यहाँ पर, अगर आप किसी पेड़ की तरह मन लगाकर अगर देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर का खून भी मानो हरा हो गया है। इतनी हरी, है ना, इतना वो हरापन हम में वो समा जाता है। मतलब इतनी ताकत है पेड़ में कि अगर आप उसकी तरफ देखोगे तब आप भी एवरग्रीन बनोगे। आपके जो इमोशंस है वो फलने फूलने लगेंगे, आपके इमोशंस डेवलप होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, आयुष्य होतं नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। मतलब पोएट कहता है कि अगर आपको एक बार हरियाली देखने का शौक अगर लग गया तो मानो आपकी जिंदगी किसी फूल की तरह बन जाएगी। और कैसे फूल की तरह, जो कि अभी अभी काटा है ना, तो वो ताजा फूल जैसा रहता है उस तरह आपकी जिंदगी भी बनेगी। लेकिन कब, जब आपको मतलब हरियाली देखने का शौक लगेगा तब। आगे देखो, झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि पेड़ जो है वो एवरी टाइम रेडी रहता है, जो भी मुसाफिर यानी जो प्रवासी रहते हैं उनको छाव देने के लिए, उनको अपनी पनाह देने के लिए ये जो पेड़ है ये एवरी टाइम रेडी रहता है। इसीलिए कहा गया है कि झाडाचे बाहू, बाहू यानी हाथ, है ना, तो आपका स्वागत करने के लिए पेड़ हमेशा ही तैयार रहता है। आगे देखो, पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं। देखो, जैसे हम जब अपने पुराने कपड़ों से तंग आकर वो पुराने कपड़े फेंक देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, पेड़ का भी कुछ वैसा ही रहता है ना। एक बार उसके अगर पत्ते समझो पुराने हो गए तो वो क्या करता है, वो पीले बनने के बाद उनको छोड़ देता है, और जब उसके बाद वो क्या करता है, नए हरे और कुछ पीले हरे टाइप के नए पत्ते जब उसको आते हैं तब मानो ऐसा लगता है कि उसने मानो नए कपड़े पहने हो, कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है। आगे देखो, और उसका वो नयापन मानो नए कपड़े पहने जैसा दिखाई देता है। आगे देखो, नव्या नवरी सारखं झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी। देखो, कहा गया है कि मानो पेड़ का वो जो हरा रंग है
वो हरा रंग मानो कैसे नई दुल्हन जैसी हरी रंग की साड़ी पहनती है, कुछ उसी तरह वो पेड़ दिखाई देता है, नई नवेली दुल्हन की तरह, जब वो उसको नए पत्ते आते हैं तब। आगे देखो, झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी अन झटकली जाते मरगळ। देखो, यानी जब आप किसी पेड़ को, जब उसको पानझड़ बोलते हैं ना, मतलब पहले पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, और नए पत्ते आने के बाद पेड़ नई नवेली दुल्हन की तरह दिखाई देता है, और जब आप उसकी तरफ देखते हो तो आपके मन के ऊपर भी वो जो पुरानापन होता है मानो वो चला जाता है, और एक नया एहसास आपको होता है जब आप उस पेड़ की तरफ देखते हो तब। आगे देखो, पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणं दडलेलं असतं। देखो, पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणं दडलेलं असतं। मतलब राइटर कहता है, अगर किसी हरे पेड़ के बैठकर कोई पंछी अगर कुछ मंजूळ गीत गाता है तो उसी गीत में पेड़ का भी एक गीत मतलब छुपा हुआ होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मतलब पेड़ के ऊपर बैठकर अगर कोई पंछी बहुत खूबसूरत गीत गाता है तो मानो वो गीत उस पंछी की तरह उस पेड़ का भी होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, हसावं कसं तर सळसळत्या पानासारखं, मुळावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत। देखो, मतलब हम कितनी चीजें पेड़ से सीख सकते हैं। आपको कैसे हंसना चाहिए, तो पेड़ के उस पत्तों की तरह जो वो हवा से हिलते हैं ना। आपको पता होगा कि पेड़ को अगर जितना पानी दोगे उतने उसके पत्ते ज्यादा हिलते हैं, जितना उसको पानी कम रहता है उसके उतने ही पत्ते कम हिलते हैं। तो आपको कैसे मुस्कुराना चाहिए, उस पेड़ के पत्तों की तरह मुस्कुराना चाहिए, जो कि बहुत सारा पानी और हवा मिलने के बाद मुस्कुराते हैं। और आपको खड़े कैसे रहना चाहिए, उस पेड़ की तरह, मतलब चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कितने भी प्रतिकूल क्यों ना हो, पेड़ जैसा हवा में, धूप में, बारिश में चुपचाप सब कुछ सहन लेता है, और उतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो ना हिलता है, ना डुलता है, ना डरता है, ना भागता है। इंसान ने भी उस पेड़ से यही सीखना चाहिए। हालात चाहे कितने भी प्रतिकूल हो, एक ना एक दिन हालात तो बदल ही जाते हैं, इसीलिए हमने उस हालात का डट कर सामना करना चाहिए, और ये डट कर सामना करने की जो चीज है वो हमने पेड़ से सीख लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं, रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं। देखो, तो यहाँ पर राइटर कहता है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो पेड़ की तरह, है ना। पेड़ जैसे हर हालात का सामना करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहता है, उसी तरह से हमने भी हमारी जिंदगी में हर हालात, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उनका सामना करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहना चाहिए। और सिर्फ रेडी ही नहीं, तो जिंदगी में अगर जब खुशियां आए तो उन खुशियों का हमने वार्म वेलकम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो तो उसका भी हमने डट कर सामना करना चाहिए, यानी जिंदगी का सुख दुख, जिंदगी का हैप्पीनेस और सैडनेस हमने उस पेड़ की तरह सह लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पर एक बहुत अच्छा संदेश राइटर ने दिया है। इस पोएम में हमें बहुत कुछ सिखाता है पोएट, कि हमारे ऊपर पेड़ के कितने सारे एहसान है ये भी बताता है, और हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं, है ना, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, ये जो पोएम है ये पूर्ण झाले आहे इस किताब से ली गई है। तब एक बहुत ही अच्छी गजल मैंने मतलब बचपन में कभी तो पढ़ी है, उसकी पूरी गजल तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके दो लाइन मुझे याद है कि जितनी भी हो सके एज पॉसिबल एज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये गजल कुछ इस तरह की थी कि देखो, अब मैं गजल सुना रहा हूं, आप सुन लो ध्यान से। ज्योत पेटण्या दिव्यात वात पाहिजे, ज्योत पेटण्या दिव्यात वात पाहिजे, चांदणे बघावयास रात पाहिजे। ज्योत पेटण्यास दिव्यात वात पाहिजे, चांदणे बघावयास रात पाहिजे। थांबतील पाखरे घरापुढे तुझ्या, थांबतील पाखरे घरापुढे तुझ्या, फक्त एक झाड अंगणात पाहिजे, फक्त एक झाड अंगणात पाहिजे।
तो इस गज़ल में भी वही मतलब बताने की कोशिश की है कि जैसे दिए में अगर मतलब आपको दिया जलाना है तो उसमें वात की ज़रूरत होती है ना? तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आंगन में पंछी आकर सुनहरे गीत सुनाए, तो उन पंछियों को रुकने के लिए आपके आंगन में एक पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा संदेश इस गज़ल में दिया गया है। कुछ उस गज़ल की तरह ही जो संदेश है, वो इस पोएम में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें इस पोएम से सीखने को मिली होंगी और ये पोएम्स पढ़ लेने के बाद मुझे आशा है कि आप पेड़ को ऑब्जर्व करोगे, उसके एहसान मानना सीखोगे, है ना? देखो ये कोरोना के दौर में तो ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हमें लगी। मतलब ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऑक्सीजन की कमी क्यों थी? क्योंकि दिन प्रतिदिन पेड़ों की कमी होती जा रही है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो उसके लिए आपको पेड़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पेड़ मानो ऑक्सीजन की फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेड़ से सीखेंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ का आनंद लेंगे, है ना? उसके फल, फूल, उसकी छाँव, इन सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो पेड़ लगाना ना भूलिए। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।